नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय सैद्धांतिकी पाठचर्या में अंकित प्रसंग सक्रिय एवं निष्क्रिय अवयव पर इसके पूर्व में वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज इसके पार्ट सेकेंड पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इसके कंटेंट के अंतर्गत ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, रजिस्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स एवं इंडक्टर्स के बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा। ओम्स लॉ। द क्वालिटी ऑफ सर्किट थ्रू ए रजिस्टर dependent two factors. Number one, the ohmic value registers. Number two, the voltage applied across the registers. ओम्स लॉ। ओम सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने सन 1826 में धारा, विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोध के संबंधों का अध्ययन कर बताया कि जब किसी विद्युत परिपथ की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब इत्यादि स्थिर रहती हैं, तब परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान परिपथ में आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में, ओम्स के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा परिपथ के विभव के समानुपाती होती है। इसलिए परिपथ में बहने वाली धारा परिपथ में लगे प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। धारा प्रोपोर्शनल वोल्टेज I प्रोपोर्शनल V, V बराबर IR, I बराबर V/R, जहाँ I धारा को प्रदर्शित करती है, V वोल्टेज को और R रेजिस्टेंस को। इसलिए प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल बटा धारा, R बराबर V/I। विद्युत वाहक बल बराबर धारा गुणे प्रतिरोध या V बराबर I इंटू R। किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स के नियम का उपयोग नेटवर्क जटिल परिपथों में तुलनात्मक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु किया जाता है एवं इनके नियमों की सहायता से जटिल बंद परिपथों में अलग अलग शाखाओं का प्रतिरोध एवं धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। किरचॉफ्स ने दो नियम प्रतिपादित किए हैं। नंबर 1, बिंदु नियम या धारा का नियम। नंबर 2, मैश नियम या वोल्टेज नियम। अब हम बिंदु नियम या धारा का नियम को परिभाषित करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में एक जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है या एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। इसमें जहाँ पर I1 प्लस I5 किसी बिंदु पर आने वाली करेंट का योग है एवं I2 प्लस I3 प्लस I4 बिंदु से बाहर जाने वाली करेंट का योग है। अर्थात बिंदु पर विभिन्न जंक्शन से आने वाली धाराओं का योग बिंदु से विभिन्न तरफ जाने वाली धाराओं को योग के बराबर होता है। I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4। मेश नियम, इसका दूसरा नियम है किरचॉफ्स का मेश नियम या वोल्टेज नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में प्रत्येक शाखा की धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग 0 होता है। R1 I1 प्लस R2 I2 प्लस R3 I3 बराबर 0।
नेक्स्ट स्लाइड में हम रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने रजिस्टर्स के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया था, यह निष्क्रिय कंपोनेंट है जो है रजिस्टर्स यानी प्रतिरोधक। प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश को एक निश्चित प्रतिरोधक का मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाता है तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। यह एक निष्क्रिय अवयव है। जब प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधक उसके प्रवाह का विरोध करता है, अतः विद्युत धारा के मान में कमी हो जाती है। प्रतिरोधक द्वारा विद्युत धारा के मान में की गई यह कमी उससे ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। यह पुर्जा किसी परिपथ में आवश्यक मान का प्रतिरोध प्रस्तुत कर विद्युत धारा प्रवाह के मान को नियंत्रित करता है और ड्रॉप वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसका उपयोग लोड के रूप में फीडबैक एलिमेंट के रूप में इनपुट सप्लाई हटाने के बाद आवेशित संधारित्र को डिस्चार्ज करने में, किसी परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करने में एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान कम करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर्स की परिभाषा: किसी चालक अथवा तार का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है। इसकी इकाई ओम है। R प्रोपोर्शनल I। इसमें मुख्यतः दो शब्द आते हैं, रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस। रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधक। रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का गुण है जो विद्युत धारा का विरोध करता है और जिस युक्ति द्वारा यह गुण उत्पन्न होता है उस युक्ति को रेजिस्टर्स कहते हैं। रेजिस्टर्स का वर्गीकरण: जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेजिस्टर्स कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से रेजिस्टर्स स्थिर एवं परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर रेजिस्टेंस में कार्बन प्रतिरोध एवं वायर बाउंड प्रतिरोधक आते हैं। इसमें कार्बन प्रतिरोधक में 3 प्रकार के प्रतिरोधक पाए जाते हैं। नंबर 1 मोल्डेड कार्बन, नंबर 2 कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, नंबर 3 धातु फिल्म प्रतिरोधक। धातु फिल्म प्रतिरोधक में भी 4 प्रकार के प्रतिरोधक पाए जाते हैं। निकिल फिल्म प्रतिरोधक, नाइक्रोम चिप प्रतिरोधक, मोटी फिल्म धात्विक प्रतिरोधक, धातु ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक। अब मैं प्रतिरोधक की संरचना के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। प्रतिरोधक संरचना निम्न प्रकार है, जिसमें नंबर 1 स्थिर मान प्रतिरोधक। स्थिर मान प्रतिरोधकों को बनाने के लिए कार्बन चूर्ण एवं बंधक पदार्थ से बनाए गए पेस्ट को पतली छड़ों के रूप में ढाल लिया जाता है और आवश्यक प्रतिरोध मान के अनुसार छड़ को टुकड़ों में काट लिया जाता है। प्रत्येक टुकड़े के दोनों ओर एक एक धात्विक टोपी लगाकर उससे एक संयोजक तार जोड़ दिया जाता है। यह संयोजक तार टिन आलेपित तांबे का बना होता है। इस प्रकार के प्रतिरोधक 1 ओम से 50 किलो ओम तक प्रतिरोध परास तथा 1/8 वाट से 2 वाट तक शक्ति परास के बनाए जाते हैं। नंबर 2 कार्बन प्रतिरोधक। वह प्रतिरोधक जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। कार्बन प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक। इस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग निम्न वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंपोजिशन प्रतिरोधक की संरचना
इसमें कार्बन के छोटे छोटे कणों को चिपकाने वाले पदार्थ में मिलाया जाता है तथा छड़ की आकृति देने के लिए सांचे में ढाला जाता है। कॉपर की बनी लीडों को दोनों सिरों पर जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोधक के पैकेज को कुचालक आवरण से ढककर सील कर दिया जाता है। इस प्रकार मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, इनमें कार्बन फिल्म को ग्लास, सिरेमिक आदि की इंसुलेटेड कोर पर लगाया जाता है। इसके दोनों सिरों पर कॉन्टैक्ट कैप लगा देते हैं तथा कॉपर की बनी दोनों लीडों को कैप के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के कार्बन प्रतिरोधक को प्रिसीजन टाइप प्रतिरोधक भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें ±1% टॉलरेंस से बनाया जा सकता है। स्थिर प्रतिरोधक का दूसरा भाग वायर बाउंड प्रतिरोधक। वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए ज्ञात लंबाई का नाइक्रोम का वायर प्रयोग करते हैं, जिसे एक खोखली पोर्सिलीन कोर पर लपेटा जाता है। वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए मैग्नीन का तार भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। दोनों सिरों पर समायोजन के लिए टर्मिनल बाहर निकलकर संपूर्ण वाइंडिंग को सुरक्षात्मक कवच से ढक दिया जाता है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों की प्रतिरोधक परास 1 ओम से 1000 किलो ओम तक तथा शक्ति परास 200 वाट तक होती है। ये प्रतिरोधक उन परिपथों में प्रयोग किए जाते हैं जिनमें उच्च धारा प्रवाहित की जाती है। परिवर्तनीय मान प्रतिरोधक, वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर्स। परिवर्ती मान प्रतिरोधकों को बनाने के लिए कार्बन चूर्ण एवं बंधक पदार्थ से बनाई गई लेई को चंद्राकार पट्टी के रूप में ढाल लिया जाता है। इस पट्टी को उपयुक्त कुचालक आधार पर कसकर इसके दोनों सिरों पर एक एक संयोजन जोड़ दिया जाता है। पट्टी के ऊपर एक चल भुजा इस प्रकार लगाई जाती है कि उसका संबंध मध्य संयोजन से बना रहे। मध्य संयोजन तथा किसी एक सिरे के संयोजन के बीच परिवर्ती प्रतिरोधक का मान प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतिरोधक 5 ओम से 5 मेगा ओम तक प्रतिरोधक परास तथा 0.05 वाट से 0.25 वाट तक शक्ति परास के बनाए जाते हैं। विशेष प्रकार के प्रतिरोधक, इसमें विशेष प्रकार के प्रतिरोधक में थर्मिस्टर, एलडीआर, वीडीआर इत्यादि आते हैं। थर्मिस्टर जिन प्रतिरोधकों का मान तापमान पर निर्भर करता है थर्मिस्टर कहलाते हैं। इसका मान तथा क्षमता बहुत कम होती है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यों में होता है। नंबर 2 एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। इनका मान इन पर पड़ने वाली लाइट पर निर्भर करता है। इनका उपयोग नाइट लैंपों, स्ट्रीट लाइटों के ऑटोमेटिक सर्किट में होता है। नंबर 3 वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स। इन्हें वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोधक कहते हैं। इनका मान इन्हें मिलने वाले वोल्टेज पर निर्भर करता है। यह अधिक वोल्टेज पर कम प्रतिरोध व कम वोल्टेज पर अधिक प्रतिरोध दर्शाता है। प्रतिरोधक के उपयोग और विशेषताएं। प्रतिरोधक के प्रमुख उपयोग और विशेषताएं बहुत हैं, जिनको अगली स्लाइड में बताया जाएगा। प्रतिरोधक की कलर कोडिंग। प्रतिरोधक की कलर कोडिंग हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उससे पहले इंडक्टर्स के बारे में वर्णन करेंगे। इंडक्टर्स। Inductors are component consisting of coil of wire. इंडक्टर मीन्स प्रेरक। प्रेरक एक निष्क्रिय द्विटर्मिनल विद्युतीय युक्ति है जो कॉइल में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रेरक को किसी चालक द्वारा
कॉइल के रूप में लपेटकर युक्ति का रूप दिया जाता है। प्रेरक की परिभाषा। प्रेरकत्व कॉइल का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है। अवरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने पर कॉइल का प्रेरकत्व धारा को शीघ्र ही अधिकतम मान पर पहुंचने नहीं देता है। प्रेरणिक प्रतिघात। एसी धारा के प्रवाह में प्रेरक के द्वारा प्रदान किए गए अवरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात को ओम में मापा जाता है। इसे एक्सएल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रेरणिक प्रतिघात केवल एसी धारा का विरोध करता है, जबकि डीसी धारा को प्रवाहित होने देता है। प्रेरणिक प्रतिघात निम्न दो तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर 1, कॉइल के प्रेरकत्व पर। नंबर 2, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति पर। एक्सएल बराबर 2πfl, जहाँ पर एक्सएल बराबर कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात है, एफ बराबर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति हर्ट्ज में और एल बराबर कॉइल का प्रेरकत्व हेनरी में। प्रेरकों का वर्गीकरण। प्रेरक यानी इंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, स्थिर प्रेरक और परिवर्तित प्रेरक। स्थिर प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एयर कोर प्रेरक। नंबर 2, आयरन कोर प्रेरक। नंबर 3, फेराइट कोर प्रेरक। स्थिर प्रेरक, इनके प्रेरकत्व का मान नियत होता है। प्रयुक्त कोर के पदार्थ के आधार पर स्थिर प्रेरक को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, एयर कोर प्रेरक। इसके निर्माण के लिए बिना कोर के अथवा चुंबकीय पदार्थ के खोखले फार्मर पर तार के कुछ टर्न लपेटे जाते हैं। इसके प्रेरक का मान बहुत कम 0.1 माइक्रो हेनरी से कुछ माइक्रो हेनरी तक होता है। प्रायः रेडियो आवृत्तियों के परिपथों में इस प्रकार के प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, आयरन कोर प्रेरक। आयरन कोर प्रेरक में पेपर अथवा प्लास्टिक के खोखले फार्मर पर कॉपर के तार को लपेटा जाता है। फिर फार्मर के अंदर चुंबकीय पदार्थ की कोर इस प्रकार रखी जाती है कि वह एक बंद चुंबकीय पाथ बनाए। इसमें प्रयुक्त कोर प्रायः लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। आयरन कोर प्रेरक का उपयोग प्रायः कम आवृत्ति के परिपथों में किया जाता है, जैसे शक्ति स्रोतों के फिल्टर परिपथ में एवं फ्लोरेसेंट ट्यूब परिपथों में चोक का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, फेराइट कोर प्रेरक। भंवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियों से बचाने के लिए फेराइट कोर प्रेरक का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति के परिपथ के लिए फेराइट कोर प्रेरक का उपयोग किया जाता है। फेराइट की विशिष्ट चुंबकशीलता अति उच्च होती है। इसकी उच्च विशिष्ट चुंबकशीलता होने के कारण ठोस फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, परिवर्तित प्रेरक। ट्यून्ड परिपथों में प्रायः परिवर्तित प्रेरकत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए फेराइट कोर परिवर्तित प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रतिरोध पदार्थ से बनाए खोखले फार्मर की बाहरी सतह पर कॉपर तार की बाइंडिंग की जाती है तथा फार्मर के अंदर की सतह पर चूड़ियाँ बनी रहती हैं, जिससे इसे घुमाकर खोखले फार्मर के अंदर व बाहर किया जा सके। प्रेरक का प्रेरकत्व उस स्थिति में सबसे कम होता है जब कोर लगभग बाहर निकली हुई रहती है, तथा प्रेरकत्व उस स्थिति में अधिकतम होता है जब कोर पूर्णतः अंदर होती है। इस प्रकार के परिवर्ती प्रेरक अधिकतर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर में ऑसिलेटर कॉइल प्रयुक्त होती है। प्रेरक को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक पैरेलल क्रम में। श्रेणी क्रम और पैरेलल क्रम को मिलाकर एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है। ओम रेजिस्टेंस का कलर कोड। कार्बन रेजिस्टेंस छोटे छोटे बने होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस साइज में छोटे छोटे बने होते हैं, इसलिए उस पर उसका मान लिखना संभव नहीं है।
इसलिए उस पर कलर कोड बनाया जाता है जो ISI इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त होता है। और टाइप के रजिस्टर्स में जैसे वायर बाउंड, पोटेंशियोमीटर, प्रीसेट इत्यादि पर उसकी वैल्यू लिखी होती है। लेकिन कार्बन रेजिस्टेंस को हम कलर कोड के माध्यम से ज्ञात करते हैं। कलर कोड चार्ट में कुल 13 कलर होते हैं, जिसमें पहला कलर ब्लैक होता है, दूसरा कलर ब्राउन होता है, तीसरा कलर रेड होता है, चौथा कलर नारंगी होता है, पांचवा कलर पीला होता है, छठवां कलर हरा होता है, सातवां कलर नीला होता है, आठवां कलर बैगनी, नौवां कलर जो है ग्रे, 10वां कलर सफ़ेद और 11वां कलर गोल्डन, 12वां कलर सिल्वर, 13वां कलर नो कलर होता है। इसमें मुख्यतः 4 डिजिट होती है, जिसमें पहला अंक फर्स्ट डिजिट, दूसरा अंक सेकेंड डिजिट, तीसरा कलर मल्टीप्लायर होता है और चौथा कलर टॉलरेंस होता है। गोल्डन, सिल्वर, नो कलर पहले और दूसरे डिजिट में नहीं होता है। यह जब भी आता है मल्टीप्लायर या टॉलरेंस में होता है। जो है गोल्डन की टॉलरेंस ±5%, सिल्वर की ±10% और नो कलर की ±20% होती है। मल्टीप्लायर में ब्लैक का जो है मल्टीप्लायर 10⁻�0, ब्राउन का मल्टीप्लायर जो है 10⁻1, रेड का मल्टीप्लायर 10⁻2, ऑरेंज का मल्टीप्लायर 10⁻3, येलो का मल्टीप्लायर 10⁻4, ग्रीन का मल्टीप्लायर 10⁻5, ब्लू का मल्टीप्लायर 10⁻6, वायलेट का मल्टीप्लायर 10⁻7 होता है। ग्रे का मल्टीप्लायर 10⁻8, वाइट का मल्टीप्लायर 10⁻9, गोल्डन का मल्टीप्लायर 10⁻1 और चांदी का मल्टीप्लायर 10⁻2 होता है। नो कलर नहीं होता है मल्टीप्लायर में, नो कलर टॉलरेंस में यूज करते हैं। नो कलर का मतलब कि जिस रेजिस्टेंस में केवल 3 कलर होगा तो चौथा कलर हम नो कलर मान लेते हैं। पहले कलर को पहला अंक, दूसरे कलर को दूसरा अंक उसके जस्ट दाएं लिखते हैं और तीसरे कलर का पहले और दूसरे कलर का जो अंक प्रदर्शित होता है उसमें तीसरे कलर का गुणा कर देते हैं और जो आता है वह हमारा रेजिस्टेंस का मान होता है। रेजिस्टेंस का मान हम ओम में ज्ञात करते हैं। रेजिस्टेंस मिली ओम से लेकर मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। जो है यदि किसी रेजिस्टेंस का मान हमको ज्ञात करना है तो हम उसके कलर को पढ़कर उसका मान ज्ञात करते हैं। सपोज दैट कोई रेजिस्टेंस हम लेते हैं, उसका अगर पहला कलर, इसमें ये भी पहचानना है हमको कि हम रेजिस्टेंस का पहला कलर किधर से पढ़ेंगे, बाएं उसमें कैसे लेंगे। उसमें कोई ऐसा चीज़ तो नहीं रहती कि हमको इधर से पढ़ना। तो हम यह देखते हैं कि जो पहला कलर होता है वह रेजिस्टेंस की बॉडी के एकदम किनारे से शुरू होता है और टॉलरेंस और मल्टीप्लायर के बीच में गैप ज़्यादा होता है। वनस्पति पहले, दूसरे और तीसरे कलर की जो बॉन्डिंग बनाई जाती है उसके बीच में जो गैपिंग होती है उस गैपिंग से ज़्यादा टॉलरेंस की गैपिंग होती है। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि कौन बाएं रहेगा और कौन दाहिने रहेगा। सपोज दैट यदि हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस खोजना है और हमारे डिब्बे में कई रेजिस्टेंस हैं, तो हम कैसे खोजेंगे। हम रेजिस्टेंस लिए तो 1 ओम का मतलब पहला कलर क्या हुआ, ब्राउन हुआ, ब्राउन का 1 होता है। अब दूसरा कलर हमको ऐसा रखना है कि जो उसकी वैल्यू उसके बगल में रखें और तीसरे कलर का मल्टीप्लायर करें तो वह 1 ओम आ जाए। इसलिए दूसरा कलर दूसरा कलर जो है ब्लैक होगा। ब्लैक का दूसरे खाने में मान जो है 0 होता है, तो 1 और 0 10 हो गया। अब तीसरा कलर ऐसा खोजना है जिसका गुणा करने पर वह 1 ओम हो जाए।
तो तीसरा कलर मल्टीप्लायर में गोल्डन का क्या होता है 0.1 होता है, यानी 10⁻⁻1। तो यदि हम 10 में 0.1 का गुणा करेंगे तो जो हमारा फाइनल आएगा वह 1 ओम आएगा। तो यानी 1 ओम का कलर कोड ब्राउन, ब्लैक और गोल्डन हुआ। इस प्रकार से हम और रेजिस्टेंस का कलर कोड ज्ञात कर सकते हैं। विस्तृत कलर कोड के बारे में हम अगले वीडियो में केवल कलर कोड पे ही चर्चा करेंगे और चार्ट बनाकर कलर कोड को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।